जब एक जिम्मेदार व्यक्ति देश का गृह मंत्री ऐसा बयान दे रहा है तो उसे क्या ही कह सकते हैं। पहले तो सबसे पहले उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अपने शब्दों पे कम से कम खेद तो प्रकट करें। बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने का प्रयास है ना। यही तो राहुल गांधी जी कह रहे थे। अगर आज इनके पास 400 सीटें होती तो इन्हें जरूरत थी बात करने की, चर्चा करने की, जेपीसी बनाने की जरूरत थी नहीं थी। ताकत का ही तो जोम है भाई, मैं बहुत ताकतवर हूँ और हर उरूज का जवाल है। जो चीज ऊपर गई उसे नीचे आना ही आना है। अभी 240 पाए हैं, अगले चुनाव में 140 पा जाएंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर सदन में दिए गए अमित शाह के बयान पर चारों ओर नाराजगी व्यक्त हो रही है। वे लोग जो भगवान मानते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर को जो तलक टिप्पणी कर रहे हैं, साथ में जो सियासी लोग भी जो है इसको अच्छे से नहीं देख रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए जुट चुके हैं हमजा मसूद साहब। इमरान मसूद साहब के जो भतीजे हैं आप, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने LLB किया, लॉ किया हुआ। बात करें, चर्चा करेंगे। हमजा मसूद साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देखते हैं अमित शाह के बयान को, सदन में दिए बाबा भीमराव अंबेडकर पर जो बयान है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो बीजेपी का बयान है, अमित शाह जी का बयान है, ये उस सोच को दर्शाता है जो 5000 साल से इस देश के अंदर चलती आ रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो दलित हैं, वो शूद्र हैं, और ये सोच को बदलने के लिए ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के को नेहरू जी ने उसका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया था, ताकि देश के अंदर समानता और एकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केवल दलितों के ही नहीं, देश के पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के और हर उस एक वर्ग के मसीहा हैं जिन्हें अधिकारों से वंचित रखा गया था। चाहे आप माइनॉरिटी राइट्स देख लें, चाहे वुमेन राइट्स देख लें, चाहे आप लेबर राइट्स देख लें, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए विभिन्न महिलाओं के लिए प्रावधान देख लें, या बच्चों के लिए प्रावधान देख लें, शिक्षा के लिए प्रावधान देख लें, तो ये सब चीजें उस चीज को दर्शाती है कि बाबा साहब ने सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात करी। और बीजेपी जो है वो सिर्फ एक वर्ग को खुश करना चाहती है। ये वर्ग पहले भी था, आजादी से पहले ये अंग्रेजों के साथ थे, आजादी के बाद इन्होंने देश पे कब्जा करने की कोशिश करी, 100 साल बाद इन्होंने देश पे कब्जा भी कर लिया। तो बस ये उन्हें खुश करने के लिए, चंद लोगों को खुश करने के लिए अमित शाह जी का यह बयान है और बहुत निंदनीय है, और हम इसकी मजम्मत करते हैं और निंदा करते हैं। कौन सा वर्ग है जिसको जब बीजेपी जो खुश करना चाह रही है? ये वो वर्ग, हमजा मसूद किस वर्ग की बात? मैं तो समाज के, जो समाज को बांटने वाला वर्ग है। हमेशा से दो वर्ग रहे हैं इस देश के अंदर। एक तो हमेशा रहा है देश की एकता और अखंडता को चलने वाला वर्ग है, और एक वर्ग ऐसा है जो देश को तोड़ता है। और उस वर्ग के अंदर सब हैं। ऐसा नहीं है कि खाली अगड़े हैं और पिछड़े हैं और एक तरफ मुस्लिम है और एक तरफ हिंदू, ऐसा नहीं है। जो देश को तोड़ने वाला वर्ग है उसमें भी हिंदू मुस्लिम, और देश को जोड़ने वाला है उसमें भी हिंदू मुस्लिम है। मानसिकता का फर्क है, और मानसिकता के अंदर मैं समझता हूं कि RSS और बीजेपी ये इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बात आपने जब 5000 साल पुरानी जब परंपरा की बात की है, किस परंपरा की आप बात कर रहे हैं? देखिए, मैं परंपरा की नहीं, मैं 5000 साल पुराने जो एक सिस्टम, कास्ट सिस्टम इस देश के अंदर चलता आ रहा है, मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। क्या इस देश के अंदर कास्ट सिस्टम नहीं था? क्या इस देश के अंदर शूद्रों को, शूद्र महिलाओं को स्तन ढकने की इजाजत थी या नहीं थी? आप बताइए मुझे। क्या आज भी चलिए आप, मैं तो 70 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, चलिए आजादी से पहले बराबर भी बैठने का अधिकार नहीं था, जमीन के मालिक नहीं हो सकते थे जो पिछड़ी जाति के होते थे। तो ये व्यवस्था तो बाबा साहब के संविधान ने बदली, और मुझे कोई डर नहीं है इस बात को कहने में। और कब तक डर के बोला जाएगा? ये तो जो चीज थी वो है, उसे रोका ही हमारे देश के संविधान ने। आर्टिकल 14 ने देश के अंदर समानता लेकर आया, आर्टिकल 15 देश के अंदर समानता लेकर आया, आर्टिकल 25 ने धर्म की आजादी दे दी हमें। तो ये सब चीजें प्रावधान किसने दिए? बाबा साहब के संविधान ने तो दिए हैं। और इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते आप कि ये चीज नहीं थी, इस देश के अंदर थी और आज भी हो रही है। अभी बुलंदशहर के अंदर कांस्टेबल को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया, पुलिस कांस्टेबल को, जो दलित था। एक दलित मूंछ नहीं रख सकता, उसकी मूंछें काट दी जाएंगी। क्यों काट दी जाएंगी? कि भाई ऊंची जात वाले लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चीज तो गलत है। इस चीज के खिलाफ बाबा साहब ने और तमाम उस टाइम के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई थी, और उसी का रिजल्ट था कि एक देश, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, मैं समझता हूं जो सबसे ज्यादा डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भारत का बना। नसीहत है या अपमान है अमित शाह का बयान जो सदन में बाबा साहब को लेकर दिया गया? देखिए, आप बाबा साहब के बारे में तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये पुराने लोगों बोला कि ये जो मिल जाता, ये जो बात बोल रहे हैं अमित शाह जी, मुझे एक समझ नहीं आ रहा है कि ये अंबेडकर जी, नेहरू जी, इन सबका अपमान क्यों करेंगे जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया हो,
जिन्होंने देश निर्माण में योगदान दिया हो, कौन होती है बीजेपी उनका अपमान करने वाली? रोज अपमान होगा, रोज बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा भाई? ये सरासर अपमान है और मैं समझता हूं कि अमित शाह जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इतना बड़ा सदन है, गृह मंत्री है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, किसी चौराहे पे कोई बात हो जाए तो भी जाए, इत्तेफाक हो सकता है, निंदनीय हो सकता है, लेकिन इतने बड़ी पंचायत में गृह मंत्री का बयान आना, ये तो उनकी सोच को क्या दर्शाता है। सोची समझी? ये तो सोच को दर्शाना है ना भाई। आप एक बात बताइए, जो दिल में थी वो बात जबान पे आ गई। और ऐसा तो है नहीं कि पहली बार करा इन्होंने। आज अम्बेडकर साहब के बारे में बोला है, कुछ दिन पहले माइनॉरिटीज के बारे में बोला गया था, कठुआ बोला गया था, मुल्ला बोला गया था, कठमुल्ला बोला गया था इसी सदन के अंदर, देश की पंचायत में, कुंवर दानेश-अली जी को। तो देश की पंचायत में तो बहुत कुछ हो रहा है, क्या कर सकते हैं ये वो लोग आकर देश की पंचायत पर कब्जा करके बैठ गए हैं, जिन्होंने आजादी के अंदर 2% भी योगदान नहीं दिया। कांग्रेस के नेता माने जाते हैं, युवा नेता आते हैं, और देखा जाए तो जो है लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, राहुल गांधी जिस तरह से डर बता रहे थे संविधान को लेकर और पूरे देश भर में घूमे हैं लोकसभा चुनाव के बीच में, क्या लगता है कि वास्तव में कोई डर संविधान को लेकर? क्योंकि जब बाबा साहब की जिस तरह टिप्पणी आ रही है कहने की, तो लगता है कि जब वो निर्माता को सम्मान नहीं दे रहे हैं। अब एक बात बताइए, अगर खुदा ना खास्ता इनकी सीटें आ जाती तो सबसे पहले तो ये बाबा साहब का ही जो अपमान कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, देश के फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने का प्रयास है। हमारा देश प्रेसिडेंशियल कंट्री नहीं है। हमारा देश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और फेडरल कंट्री है, जहां पर यूनियन इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो है वो विभिन्न राज्यों का एक देश है। हर राज्य की अपनी सरकार होगी, हर राज्य की सरकार अपने कानून बना सकती है जो स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। फिर उसके बाद हर राज्य से उसकी आबादी के हिसाब से सांसद चुन के जाएंगे, जो प्रधानमंत्री चुनेंगे, जो सेंट्रल लिस्ट के अंदर काम आते हैं, उन सब्जेक्ट्स को कवर करती है। अगर हमारे देश का ये फेडरल स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ही, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दे रखा है, तो सबसे सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन का दखल है। और केशव नंदा भारती केस के अंदर साफ साफ है कि दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, कि भारत का जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, वो बदला नहीं जा सकता। उसे बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। ये तो संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन आपका बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने का प्रयास है ना। यही तो राहुल गांधी जी कह रहे थे। अगर आज इनके पास 400 सीटें होती तो इन्हें जरूरत थी बात करने की, चर्चा करने की, जेपीसी बनाने की जरूरत थी? नहीं थी। ये हर वो चीज छीनते हैं हमारे से जो हमें संविधान ने अधिकार दे रखा है। लेकिन चुनाव के बाद तो जो राहुल गांधी ने कोई जिक्र तक नहीं किया। पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या करेंगे? पार्लियामेंट में बाबा साहब की लड़ाई संविधान की लड़ाई नहीं है क्या? बताइए आप मुझे। बाबा साहब की लड़ाई तो संविधान की लड़ाई, और हम लड़ रहे हैं बाबा साहब की लड़ाई, और हम लड़ेंगे, उनके सम्मान के लिए लड़ेंगे। दलितों पे हो रहे अत्याचार आपने बस जिक्र किया है, 2-3 घटनाओं को बताया कि कांस्टेबल होने के बाद में जो है गोली पर नहीं बैठने दिया, और भी आपने जिक्र किया है महिलाओं। तो कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहिए, क्या देश में जब बाबा साहब का संविधान अच्छे से लागू नहीं है जिस तरह से होना चाहिए था? देखिए, संविधान लागू कराने की जिम्मेदारी सरकार की और प्रशासन की है। जो अधिकार हमें दिए हुए हैं, लोगों की मानसिकता में फिर कह रहा हूँ, कुछ एक वर्ग है इस देश के अंदर जिनकी मानसिकता खराब है। उस वर्ग के अंदर सभी लोग हैं, अपर कास्ट के भी हैं, लोअर कास्ट के भी हैं, अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, सभी लोग हैं उस वर्ग के अंदर जो आज भी उस वर्ण व्यवस्था के अंदर जकड़े हुए हैं। फिर एक सोच इस देश के अंदर अम्बेडकरवादी सोच है, जो संविधान से चलती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, और उस अम्बेडकरवादी सोच की लड़ाई इस सोच आपका वर्ण व्यवस्था वाली सोच से है। जब तक ये व्यवस्था वाले, वर्ण व्यवस्था वाले संविधान को पूरी तरीके से नहीं अपनाएंगे, तब तक मैं समझता हूँ देश के अंदर तरक्की नहीं हो सकती। बाबा साहब जैसे महापुरुषों पर इस तरह की टिप्पणी न हो पाए सदन में या सदन से बाहर, इसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से देखा जाए? जब एक जिम्मेदार व्यक्ति, देश का गृह मंत्री ऐसा बयान दे रहा है तो उसे क्या ही कह सकते हैं। पहले तो सबसे पहले उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अपने शब्दों पे कम से कम खेद तो प्रकट करें। अपने शब्दों पे भी खेद नहीं है उन्हें। यही कह दें कि भाई मेरे शब्दों का चुनाव गलत हो गया, अपने शब्दों पे तो खेद प्रकट करें, लेकिन वो भी नहीं कहने को तैयार है। तो मैं समझता हूं कि देश के अंदर कानून तो है भाई। महापुरुषों के अगर ये महापुरुषों पे आप अगर कह रहे हैं टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, लेकिन
अमित शाह जी को पहले इस माफी मांगनी चाहिए और एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए देश के अंदर कि अगर कोई महापुरुषों पर ऐसी टिप्पणी करेगा तो देश का गृह मंत्री जब माफी मांग सकता है तो दूसरा कोई करने का मजाल नहीं करेगा। क्या सत्ता में होने बड़ी वजह हो सकती है अमित शाह की इस तरह की टिप्पणी को लेकर? ताकत का ही तो जोम है भाई, मैं बहुत ताकतवर हूँ और हर उरूज का जवाल है। जो चीज ऊपर गई उसे नीचे आना ही आना है। अभी 240 पाए हैं, अगले चुनाव में 140 पा जाएंगे। तो इतने भाई साथ में जो है युवा नेता कांग्रेस नेता है आप जो हमजा मौजूद कह रहे हैं कि जो ताकत का नशा है, जो सदन में इस तरह का बयान दिया गया, माफी मांगनी चाहिए, खेद व्यक्त करना चाहिए, इस तरह की टिप्पणी दोबारा से ना की जाए, इसके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छे से सुधार किया जाना चाहिए, बातचीत करने का। बहुत बहुत शुक्रिया।